अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम फैसलाबाद के इलाका झंग रोड पर मौजूद है, जहां हाफिज़ उस्मान नामी एक शख्स को बेगुनाह कत्ल किया गया है। और उस कत्ल की दास्तान क्या है, क्यों उसका कत्ल किया गया, मुल्जिमान कौन है, पंजाब पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, वो तमाम तर तहकीक और तमाम केस आपके सामने आज रखेंगे प्रोग्राम मुजरिम कौन में। नाज़रीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका झंग रोड पर मौजूद हैं और ये एयरपोर्ट के का करीबी इलाका है, जहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या आया है। और ये वाक़या पेश आया है जनाब 15/5/2020 को। और यहाँ पे एक शख्स जिसका नाम उस्मान था, उसे बेईमाना तौर पर कत्ल किया गया है और उस कत्ल की एक दास्तान है। और उसमें जो इस वक्त मेरे हाथ में FIR मौजूद है, इसमें एक ही वजह लिखी गई है और वो वजह ये है कि जो मुल्ज़िमान हैं उन्होंने किराए पर एक दुकान दी थी उस्मान को, और उसके बाद उसको ख़ाली करने के लिए कहा गया कि उस्मान को कि तुम फौरी तौर पे ख़ाली करो। वो ख़ाली करने के लिए किसके इमाम पर कहा गया, उसके पीछे एक और कहानी है। लेकिन उसको सिर्फ़ ख़ाली करने के लिए कहा गया, जिसके बाद उसने कहा कि जी मैं ये दुकान ख़ाली कर दूँगा। लेकिन उसने कुछ दिन का वक्त मांग लिया। लेकिन हुआ क्या कि उसने मुकर्ररा वक्त मांगा था, उससे पहले ही जो मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने दुकान उसको किराए पर दे रखी थी, उनका उसी दुकान के अक़ब में घर था, यानी कि घर के बाहर वाली साइड पे उन्होंने दुकानें बना रखी थी। उन्होंने ख़ुद ही अपनी ही दुकान की अक़ब वाली जो दीवार है उसको तोड़कर उसके अंदर दाखिल हुए और इसका जो सामान वगैरह था, जो ट्रैवल एजेंसी का इसने काम करना शुरू किया था वहाँ पे, उसका वो सारा सामान बिखेर दिया। वो मिसप्लेस थी, बिखरा हुआ था सारा सामान। तो जब वो आया वहाँ पे आके उसने देखा उसकी दुकान की ये हालत है और पिछली दीवार जो है वो टूटी हुई है। तो उसने 15 पे कॉल की और कॉल करने के बाद वहाँ पे पुलिस ने विज़िट किया और उन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन दे दें, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। उसके बाद एक लीगल नोटिस जो है वो उस्मान की जानिब से दिया गया दुकान को ख़ाली करने के हवाले से, जो उन्होंने उनको धमकाया भी था और वो जो तोड़ फोड़ की, उस सारे तनाजुर में एक लीगल नोटिस जो है उन्होंने अपने वकील को कह के दिलवाया, जो मुल्ज़िमान हैं, जो जाहिद है जो इस दुकान का मालिक था उसको। उसके बाद ये हुआ कि वो दुकान के अंदर दाखिल हो गए। एक दिन जो अगले दिन उस्मान जो है वो दुकान पर गया, उसने शटर उठाया तो उसी सुराख में से शायद वो पीछे से आके, पहले से 5 बंदे बैठे हुए थे, उन 5 बंदों ने फायरिंग शुरू कर दी और उस्मान मौका पर जाँ बहक हो गया। ये इसकी मुख्तसर कहानी है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब सूरत हाल ये है कि एज़ यूजुअल जिस तरह से हम जानते हैं कि पंजाब पुलिस के कारनामे पूरे फैसलाबाद शहर में मशहूर हैं, और जिस तरह से CPO साहब ने अपने आप को दबंग मूवी का कोई हीरो समझ लिया है, और वो उनके जो गुंडे हैं जो गलियों में दनदनाते फिरते हैं और लोगों के ऊपर जुल्म करते फिरते हैं, उनके नज़दीक शायद ये फ़िल्म की शूटिंग हो रही है। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं है कि जो कुछ उनके आदमियों के हवाले से लोगों के ऊपर किया जा रहा है वो इंतहाई बड़ा जुल्म है। और उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने ये पेश करने जा रहा हूँ, जो आज के इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि पंजाब पुलिस ने, कि उनके ही एक अहलकार ने जो इस मुकदमे का तफ्तीशी था, उसने सारे के सारे बंदों को तकरीबन एक ही ज़िमनी में बेगुनाह कर दिया। उसने वाक़े से ही उड़ा दिए हैं बंदे, यहाँ तक कि CDR भी निकाली गई हैं, मुख्तलिफ़ एविडेंसेस निकाले गए हैं। इसके बावजूद उस तफ्तीशी ने ज़िमनी में ये बता दिया है कि भाई चक्कर ही कोई नहीं था, उल्टा उस्मान के ऊपर फायरिंग डाल दी। यानी कि ये आलम है हमारे इंसाफ के निज़ाम का। और पहले एक SHO ने उसके ऊपर दरख्वास्त जो है वो लेकर उस पर FIR दर्ज की। उसके बाद एक और SHO साहब जो वहाँ पर मौजूद हैं, इन 5 में से एक बंदे को पकड़ा गया और उनको वहाँ पे इस तरह से बिठाया गया जैसे वो उनका मेहमान हो, और अभी तक गिरफ़्तारी ही नहीं डाली गई। उसके अलावा जो 4 हैं उन्होंने अबूरी ज़मानतें करवा रखी हैं। हमारे साथ इस वक्त जो मकतूल हैं उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं, उनके भाई भी मौजूद हैं, उनको ज़्यादा डिटेल पता है, उनसे डिटेल भी जानते हैं। और इस वक्त जो पुलिस इनके साथ कर रही है वो भी हम उनसे जान लेते हैं कि अब तक की जितनी भी कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से, क्या ये उस कार्रवाई से मुतमिन है या नहीं है। क्या ये समझते हैं कि ये जो जुल्म इनके ऊपर हुआ है इसको डबल करने के लिए पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है, बजाय इसके कि वो उन मुल्ज़िमान को पकड़े और एक स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूटर का केस बना के अदालत में चालान पेश करे। इसकी बजाय वो मुल्ज़िमान का साथ देते हुए इनके ऊपर डबल जुल्म कर रहे हैं। अब मोहम्मद अशरफ साहब की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, ये इनके वालिद साहब हैं, इनसे हम बात शुरू करते हैं। अशरफ साहब, मुझे ये बताएं कि बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये दुकान का मामला था नहीं, दुकान का एक बहाना बना है कि जी रेंट पे ली थी।
रेंट पे दुकान उसने कहा जी खाली कर दें, उसने खाली नहीं की, या उसने कहा मैं कुछ दिनों में खाली कर दूंगा, सिर्फ इसी रंज की बिना पे वो उनकी दुकान में आके बैठे, उसने शटर उठाया, उसने फायरिंग कर दी, ये बज़ाहिर जो हमारी इंसानी अकल है इसको तस्लीम नहीं करती। आपको क्या लगता है कोई और इशू भी था इसके पस मंज़र में? गांव में एक लड़का अमैर था जिसके साथ हमारे बेटे के कुछ मसाइल थे, पुराने थे? दो चार दफ़ा मसला हुआ था इसके साथ। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा, मुंह मारी जिसको कहते हैं? हाँ, लड़ाई झगड़ा हुआ था। ठीक है। इस बिना पर वो ये अमैर लड़का वो दुकान वालों के साथ मिला और उसके साथ मिलने के उन्होंने फिर ये सारा मंसूबा बनाया। उमैर इसी गांव में रहता है? इसी गांव में रहता है। इसी में। और आपको यहाँ पे रहते हुए कितना अरसा हो गया इसी गांव में? ये हमारा आबाई गांव है। आबाई गांव है, शुरू से आप यहीं पे रह रहे हैं। और जो आपका बेटा उस्मान है उसकी पैदाइश भी यहीं की? उसकी पैदाइश इधर गाँव में। और वो जो उमैर है उसकी पैदाइश भी इसी गाँव? वो भी इसी गाँव में। वो भी इसी गाँव से है, पुराना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपका कहना ये है कि उमैर के साथ पुरानी कोई चपकलिस चलती आ रही थी, और वो जो आमतौर पर जिस तरह से लड़कों की आपस में होती है उसी तर्ज की ऐसा ही था। तो फिर इसने उनके साथ मरासम बनाया जिनसे दुकान ली थी? हाँ, दुकान वालों के साथ इसने मरासम बनाए। वो पुराने थे इसके, या मतलब अभी कोई नई उनकी कोई शुरू हुई? वो ज़्यादा डिटेल इसमें हमें नहीं पता। हाँ, अच्छा। लेकिन तल्लुकात तो उसके बन गए दुकान वालों के साथ। अच्छा, सिर्फ इसी वजह से कि ये दुकान उस्मान से खाली करवानी है हमने। अच्छा, उसको खाली करवाने का सिर्फ कोई ऐसा जो मकसद नहीं था, उसने खुद लेनी थी दुकान, खाली करवानी थी, या वैसे ही बस? ये उस्मान के साथ टसल बन गई ना इसकी। हाँ। इस वजह से ये उस्मान को परेशान कर रहा था आते जाते हुए कि अब मैं दुकान तुमसे खाली करवा के ही दम लूँगा। ठीक है। और तुमको मज़ा सिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद फिर बताएं कि क्या होता, शुरू कहाँ से हुई? इतना तो समझ आ गई कि उसने कहा जी मैंने दुकान खाली करवानी है, उसके बाद क्या हुआ? पीर वाले दिन जो जाहद है मालिक दुकान का, उसने फ़ोन किया मेरे बड़े बेटे कासिम को, जो उन दिनों इस्लामाबाद में था। ठीक है। कि दुकान खाली कर दें हमें। ठीक है। तो इसने कहा कि मैंने ईद पे आना है आपके पास, इंशाल्लाह वो उस्मान से बंदोबस्त करके ना दुकान आपको इंशाल्लाह खाली कर देंगे। ठीक है। और कासिम बड़ा बेटा मेरा ज़ाहिर इस बात से मुतमिन हो गया कि चलो बात ठीक हो गई। तो अगले दिन मंगल वाले दिन फिर उसने उस्मान को तंग करना शुरू कर दिया। जाहिद ने जिसने आपके बड़े बेटे को कॉल की कॉल की। कॉल करने के बाद बड़ा बेटा मुतमिन हो गया और ज़ाहिर ये लग रहा था कि ठीक है मसला कोई और नहीं बनेगा। तो मंगल वाले दिन फिर उस्मान को तंग किया उन्होंने, जाहद वगैरह ने, कि दुकान हमें जल्दी खाली कर दो। ये एक बेटे के कत्ल के बाद एक बाप की क्या ज़हनी और जिस्मानी सूरत हाल हो सकती है, वो शायद हमारे जैसे लोग कोई भी इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक ऐसी मौत होना कि जिसमें किसी का कोई नागहानी अमल दखल ना हो, तो वो समझ आती है, वो हम खुदा पे बड़ी आसानी से डाल देते हैं कि जी ये उसकी आई हुई थी और वो उसको लेके जाना ही था। लेकिन इस तरह से जब आप किसी के हाथों नाहक कत्ल होते हैं तो ऐसी सूरत में आपको स्ट्रेस भी होता है, आप डिप्रेशन में भी जाते हैं, और फिर एक ऐसी औलाद जो आपने बचपन से ही वो आपके पास हो, आपने उसको बड़ा किया हो, आपने बहुत कुछ सोचा होता है उसके बारे में, तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। अच्छा, कासिम साहब ये बताएं कि कॉल आती है आपको जाहिद साहब की पीर वाले दिन, वो कहते हैं जी दुकान खाली करवानी है, ये दुकान ले के किसने दी थी? सर दुकान मैंने और मेरे चाचू ने ऑलमोस्ट सर 1.5 साल पहले हमने लेके दी थी। तो सर दुकान का मतलब बड़े अच्छे तरीके से सिस्टम वगैरह चल रहा था। 1.5 साल से वो वहाँ पे था? 1.5 साल से दुकान कर रहे थे उसमें। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपको कॉल आती है, क्या कहते हैं जाहिद साहब? सर मुझे उन्होंने कहा कि हमें ना दुकान खाली कर दें, दुकान हमें चाहिए है। तो मैंने कहा चले, मैंने ठीक है, मैंने ईद पे आना है, तो ईद पे आके आपसे मिलूंगा, बाकी मैं छोटे भाई से डिस्कस करके ना इंशाल्लाह हम प्रोग्राम बना लेते हैं, हम दुकान खाली कर देते हैं। सर उन्होंने बड़े रिलैक्स तरीके से हमारी बात ख़त्म हुई है। तो मतलब जिसके बाद मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि इतने दिनों में इतना बड़ा स्टेप हो सकता है। मैं रिलैक्स हो गया था। तो फिर छोटे भाई ने बताया कि मंगल वाले दिन फिर दुकान पे आके ना उसको तंग किया कि हमें ना दुकान फ़ौरन खाली करके दें। जब ये ऐसी बात हुई, छोटे भाई ने कहा कि पता नहीं इस वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। वो अपने वकील साहब से उन्होंने डिस्कस किया है। वकील साहब ने सर उन्हें लीगल नोटिस बना दिया कि आप ये दे दें उन्हें जाके। लीगल नोटिस पे सर यही लिखा है
कि जैसे कि हमारा एग्रीमेंट तय हुआ है कि अगर हम दुकान खाली करेंगे तो 2 माह पहले हम आपको बताएंगे। तो अगर मालिक ने खाली करवानी है दुकान तो उन्होंने 2 माह पहले हमें नोटिस देना है। ठीक है। तो सर लीगल नोटिस में ये लिखा है कि आप एग्रीमेंट के मुताबिक हमें टाइम दें, तो हम विद इन टाइम सर दुकान खाली कर देंगे अपनी दुकान का अरेंज करके। तो आप दुकान खाली करने के लिए हमें 7 दिन के अंदर अंदर दुकान खाली करने का नोटिस दें हमें। तो आजकल सर ये भी लिखा हुआ है उसमें कि जैसे आजकल कोरोना का इश्यूज़ थे उन दिनों में लॉकडाउन चल रहा था कि हमें कुछ टाइम दिया जाए, हम विद इन टाइम अपना दुकान का अरेंज करके दुकान खाली कर देंगे। ठीक है। सर मंगलवार दिन ये बात हो गई, बुध वाले दिन दुकान पे भाई जा नहीं सके, कुछ घर काम था, कुछ बाज़ार वगैरह जाना था फैमिली के साथ ईद की शॉपिंग के वाले से। तो बुध वाले दिन वो दफ्तर गए ही नहीं है। जुमेरात को वो दफ्तर गए हैं सर, जाके उन्होंने देखा है कि ये बुध वाले दिन उन्होंने सर दीवार तोड़ दी है पीछे से, जो उनके घर के साथ ही बिल्कुल दीवार तोड़ी है सर। छोटे भाई ने 15 पे कॉल की है, 15 ने आगे फिर रेफ़र किया ठीकरी वाले थाने को कि आपकी हदूद में ये वाक़या हुआ है, आप जाके देखें कि क्या वाक़या हुआ है। तो उधर से फिर टीम आई है ठीकरी वाले थाने से, उन्होंने आके वकूआ देखा है, उन्होंने कहा है हाँ जी आपके साथ ज़्यादती हुई है, आप दरख्वास्त दें, हम रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। सर छोटे भाई ने फिर कचहरियों में गए हैं, अपने जाके वकील से दरख्वास्त लिखवाई है। मतलब सर उनका ना कुछ पैसे पड़े हुए थे उधर, वो सर उन्होंने चोरी किए। कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े थे उनके ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड, वो सर मिसप्लेस हुए और काफ़ी सारी चीज़ें सर तोड़ फोड़ की हैं उन्होंने। वकील साहब ने उन्हें ऐसे सर ये दरख्वास्त वगैरह लिख दी है। वो जो मुझे ये बताएं, वो जो एप्लीकेशन लिखी है उसमें उन्होंने किसी का नाम लिखा कि ये शख्स ये है, मुझे इन पे शक है कि ये आए हैं पीछे सर से वो दीवार उन्होंने तोड़ नामालूम लोगों पे दी कि डायरेक्ट हिट नहीं किया उन्हें, ठीक है, ताकि नामालूम। प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इस वजह से लेकिन हमारा उनको मतलब अंदाजा आपस था में कि तजाद पीछे ना से कौन बने। हो सकता है। बिल्कुल जाहिर बात है सर, घर उनका साथ था, बैक साइड पे उनका घर है सर, इसके अलावा तो कोई और बंदा हो नहीं सकता ना, क्योंकि बाहर से टूटी हो जाहिर सी तो बात है, अगर उनके घर से कोई आया तो फिर कोई डकैत बाहर से होता तो पहले उनके घर में डकैती करता, बिल्कुल सर ऐसे ही फिर है दीवार तोड़ता और वहाँ से जाता, और उनके घर में कुछ नहीं हुआ लेकिन इसकी दुकान सर। टूटी। दुकान इन्होंने तोड़ी है मालिकों ने सर, जाहिर बात है जो वकूआ बाद में हुआ है वो भी सर इन्हीं लोगों ने मिलकर किया है। और उधर से सर वो रास्ता बनाया उन्होंने, असल में जो दुकान तोड़ने का सर वजूह है ना सारी, वो रास्ता बनाया गया है ताकि हमने इधर से आके, जाहिर बात सर बाहर से आते फायरिंग करते, बाहर से आते लोग रोकते भी, लोग देखते भी ज़्यादा। बस उधर से सर उन्होंने जिस दिन वकूआ हुआ है वो सर वकूए के लिए उन्होंने सर वो दीवार तोड़ी है, जो हमें सर नज़र आती है वजह। अच्छा, उसके बाद फिर बताएं क्या होता है। छोटे भाई ने सर ये दरख्वास्त वगैरह जमा करवा दी है ठीकरी वाले थाने में। ठीक है सर वो दरख्वास्त का इंदराज हो गया है, ये काम सर करते 6 सवा 6 बजे का टाइम हो गया है शाम का। छोटे भाई सर अफ्तारी करने घर आ गया है, नमाज वगैरह पढ़ी है, अफ्तारी की है, 7:45 बजे दोबारा दुकान के लिए निकले हैं घर से। वाले साहब को बता के गए घर से कि मैं दुकान पे जा रहा हूँ। तो मैं तफ्तीशी को कॉल करनी है जाके उधर, मैं उनसे पूछता हूँ कि अपना ना कि आपने चक्कर लगाना है आज नहीं लगाना। जाके सर उन्होंने कॉल किया उधर तफ्तीशी को, जो हमारे पास सर रिकॉर्ड भी है, मुझे छोटे भाई ने बताया भी था कि वो कह रहे तफ्तीशी ASI शहबाज साहब हैं सर, उनको मार्क हुई थी इनकी एप्लीकेशन, कह रहे थे आज मार्क हो के आइए, आज नहीं हम आ सकते, सुबह हम चक्कर लगाएंगे। सर काश के वो टाइम से सर मौका देख जाते पुलिस आके, तो शायद ये वाक़या होता ही ना। वो दुकान बंद करके घर आ गए हैं। नेक्स्ट सर जुमे का दिन है सर, जुमे वाले दिन मिसेस बताती हैं उनकी कि वो मतलब वज़ू वगैरह करके घर से निकले। जुमे वाला दिन था, अक्सर जाते ही नहीं थे, कह रहे थे मैं जाके तफ्तीशी को दोबारा कॉल करूं, पूछूंगा उन्होंने आना है या नहीं आना। घर बता के गए हैं मैं जुमा घर आके पढ़ूंगा, ठीक है। तो बस सर घर से उधर गए ही हैं, जाके भी उन्होंने शटर उठाया ही है दुकान का। सर 2 फायर उन्होंने अंदर से मारे हैं पहले, जो पीछे जहाँ से दीवार तोड़ी थी ना सर, वो लोग वहाँ खड़े थे, वहाँ से सर उन्होंने फायर किए हैं। सर एक फायर इधर लगा है राइट साइड पे कोनी के ऊपर सर, ये बहुत हिस्सा इधर से डैमेज हो गया है। तो दूसरा फायर मिस हो गया है, वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गए सर। फिर 3 लोग अंदर से दुकान से बाहर आते हैं सर, उसकी वजह से ना वो शीशा भी सर डैमेज हो गया है, शीशा भी टूट गया। तो 3 लोग बाहर आते हैं सर, उनमें से सर एक बंदे ने हवाई फायरिंग की है सर, और सर एक बंदे ने इधर से एक फायर इधर मारा है जो उस्मान को गर्दन पे लगा है सर, वो जाहिद ने फायर किया इधर, ठीक है। उसका दूसरा फायर जो है अब्दुल शाह लड़का सर, जो इन्होंने वो सरगोदे सर वो हायर किया हुआ था, वो इनके पास रह रहा था कुछ दिनों से सर, दूसरा फायर उसने इधर मारा है, जिसकी वजह से दोनों काज ऑफ डेथ ये फायर बने। और उसके बाद फिर वो भाग गए जी सर, उधर से दुकान से सर वो अंदर दाखिल हुए हैं सर, वो पीछे से जाके सर पुलिस ने सर फरार कराने में कहते हैं आधा घंटा पुलिस सर मौके पे मौजूद हो गई, आ गई थी, तो आधा घंटा कहते हैं पुलिस अंदर रही है, पुलिस ने इन्हें सर फरार करवाया है। और बाकी जो 2 लोग रह गए थे सर, उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है
सर पुलिस वाला पीछे कांस्टेबल सर एक है वो उधर वो चौकी। वर्दी में था या? जी सर वर्दी में है सर, वो वर्दी में था? जी सर वर्दी में था। वो जो मेरा लड़का सर हमारे गांव का है, उसकी चाची का भाई है सर वो, तो सर उसने सर उनको फ़रार करवा रहा था। वो हमारे सर कज़न ने देख लिया, तो उसने बताया, वो सर वो हमारे गवाह भी हैं सर। वो मौके पे सामने एक दुकान है चौधरी कारपोरेशन की, ठीक है। सर वो अपनी किस्त वगैरह जमा करवाने के लिए ना अपने दोस्तों की, उधर सर मौजूद थे सर। सर उसने देखा सामने सर वो कुआं जो बाकी हुआ है ना, जो बाहर आके उन्होंने फायर किए हैं सर, उन्होंने देखा था। वो कहते चाचू ये बंदा है जो अब्दुशान, ये जो मौके से फ़रार हो रहा है सर, इसने फायर किए हैं सर। उसको फिर उतारा है उधर से, उसको मारा भी है, मारा पीटा है उसे। तो बाकी सर उमैर का सर वो उधर से फ़रार हो गया सर, उसको बस उतार लिया है। नाजरीन ये पूरी सूरत हाल है। अब यहाँ पे अहले मोहल्ला भी मौजूद हैं, गांव के रहने वाले भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ये सरापा एहतजाज हैं। ये समझते हैं कि इनके साथ जुल्म हुआ है, और इनके साथ साथ कासिम साहब के चाचू हैं, उन्होंने दुकान लेके दी थी, और साथ मिलके उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि ये लोग जो हैं, वैसे तो सबको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये लोग किस किस्म के लोग थे कि जिनके साथ इन्होंने ये कारोबार किया या दुकान ली जिनसे किराया पर, और उनकी पहले भी कोई दुश्मनियां थीं। वो क्या समझते हैं कि वो किस तरह के लोग थे, और ये जो उमैर है इसका क्या माजी है, इसका क्या बैकग्राउंड है, ये भी हम जानते हैं। इसके अलावा जाए वो कुआं का भी विज़िट करेंगे हम, और अहले खाना से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। जो उस्मान है उसने उमैर के हवाले से घर में आके किसी किस्म की कोई बात की थी या नहीं की थी, ये सब कुछ आपको प्रोग्राम में बताएंगे आगे चल के। इस वक्त हमारे साथ राना अल्ताफ़ साहब मौजूद हैं। अल्ताफ़ साहब का इस केस के हवाले से इस हद तक ताल्लुक़ है कि जो उस्मान को दुकान लेके दी थी, जो किराए पर, जिसमें उसने ट्रैवल एजेंसी बनाई थी, वो इन्होंने उस्मान के भाई कासिम के साथ मिल के लेके दी थी वो दुकान किराए पे, और उसका जो किरायानामा था वो इन्हीं के मातहत रहते हुए, इनके सामने रहते हुए वो तहरीर किया गया था। तो इनसे चंद बातें हम जान लेते हैं। राना साहब मुझे ये बताएं कि ये जो जाहिद वगैरह लोग हैं जो जिनकी दुकान थी ये, इनका बैकग्राउंड क्या था? पहले भी कोई बदमाशी वगैरह गांव में थी, या कोई पहले भी इनकी कोई लड़ाइयाँ वगैरह चलती रही हैं, या बस नॉर्मल? सर ये ना छोटे मोटे कान टूटे हैं। अच्छा। और जो जाहिद है ना, ये है टाउट किस्म, टाउट है। अच्छा। डेली कचहरी जाता है, महकमे आता है, पुलिस वालों पर चेक करा के दे, उनको मुड़ के पैसे लेके सुलह कर लेंदा है। एक ही मतलब जो ये है सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਨ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਕਿਉਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਆ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਉਸकी और भी दुकानें? ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆ, 5-6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਆ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ दुकान देने के बाद? ਕਿਰਾਇਆ ਹਰ ਮਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਕੀ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲ ਕੋਈ 25 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਨਕਾਬ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪਵਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਜਦ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੋ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਅਸੀਂ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਝਾਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ।
ਚਾਲ ਤੇ ਨਾ 1 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਇੱਕ ਸਾਜੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ, ठीक है। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਸਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਜਦ ਆ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ। 105 ਦੇ ਅਗਰ ਕਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸ ਚਲਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 220 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ठीक है, ਹਾਲੇ ਦੇਖੋ ਐਡਵਾਂਸ ਕਾਲਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है, एडवांस कालें चला ਹਾਲੇ रहे ਕਾਲ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋ ਗਾਉਂ हैं। ਜਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਾਲ ਚੱਲਦੀ कॉल ਹੈ। चलती है, ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਕਾਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਮਜਦ, ਸਜਾਦ, ਫਿਰ ਅਮਜਦ। यानी उस कि टाइम- जिस वक्त वो 15 को कॉल मिला रहे थे उस वक्त टाइम उस्मान पहले ही गांव में था। ਉਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 220 ਚੱਕ ਜੀ। ठीक है, वो वहाँ पे ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ और ਉੱਥੇ वहाँ से उसका कितना फासला दुकान ਮੈਂ का? 10 ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਚਲ ਗਿਆ ਵਾ। ठीक है, ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ 10 मिनट के बाद वो वहाँ पे पहुँचा हाँ जी, और वो पहले से कॉल ਪਹਿਲੇ मिला ਐਡਵਾਂਸ रहे थे। ਕਾਲ ਚਲਾते। ठीक है, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਬੂਤ प्लस ਆ ਸਾਡੇ पॉइंट है, ਕੋਲ। ठीक है। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਝਾਲ ਤੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਕਲਮਾਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ठीक है, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫਾਰਗ ਕਰਤੇ। ਯਾਨੀ FIR ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ FIR ਪਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ 4-5 ਦਫਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਦਾ। ठीक है, 5 ਬੰਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ, 302 ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕੋ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਾ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਇਹ अच्छा, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਮਹਿਰ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਮਜਦ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ठीक है, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਰ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਾਰਾਬਾਜ਼ੀ, ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੂਟੰਗਬਾਜ਼ੀ। ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ सही, ਕਿ ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ 3-4 ਦਫਾ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ। ਇਹਨੇ ਹੋ ਇਸੇ ਬਣਾ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਿਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਮੇਰਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਿਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੀ 11 ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਰੀ। सही, ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਕਾਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜੀ ਮਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਘਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, सही, और ਜਿਹੜਾ- झूठ पे झूठ बोलते रहे। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਰ ਦੱਸਿਆ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਐਸਐਚਓ ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। नाज़रीन, ये आपने पूरी राना अल्ताफ़ साहब से भी सुन ली है और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई आम सा कोई आदमी को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हो तो उसको भी इस केस की पूरी समझ आ जाती है और वो भी ये समझ आता है कि भाई कॉल्स जो हैं वो कुछ बताती हैं, लोकेशंस कुछ बता रही हैं और जो तफ्तीशी है या लिखने वाले हैं वो ये कुछ लिख रहे हैं कि उमैर वहाँ पे मौजूद नहीं था, वो भी वहाँ पे मौजूद था। जो कॉल्स चलाई गई 15 पे, जिस वक्त कॉल्स चलाई गई उस वक्त उस्मान जो था वो उनसे तकरीबन को 15-20 मिनट के फासले पे मौजूद था, जो उस वक्त अपनी दुकान पे जा रहा था, यानी अभी दुकान पे पहुंचा ही नहीं था और उन्होंने 15 पे कॉल करना शुरू कर दी, सिर्फ इसलिए कि हम एक प्लान कर सकें और प्लान के अकॉर्डिंग चल सकें कि हमने पहले से कॉल मिलाई थी कि हमारे ऊपर हमला हुआ है और हम बता सकें कि ये देखें जी ये तो हमारी कॉल जो हैं वो की हैं हमने 15 को। उसके बाद फिर फुटेज बनी, एक अहलकार जो है वो बाकी जो उनके मुलजिमान हैं उनको लेके वो निकला भी है, उसकी फुटेज भी है, वो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे साथ साथ। और ये सारी सूरत हाल है। अब हम अहल खाना से भी बात करते हैं
और ये सब जो गांव वाले हैं ये भी सरापा एहतजाज हैं। जाए वकूआ का भी एक विज़िट हम आपको करवाएंगे। और उसके बाद ये जो तफ्तीशी था, ये इस वक्त मदीना टाउन का SHO लग चुका है। तो मदीना टाउन की आवाम जो है वो ज़रा मोहतात हो जाएं। और जो CPO साहब हैं जो तरक्कियों पे तरक्कियां देते जा रहे हैं, CPO साहब अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके इस फैसलाबाद में क्या हो रहा, तो होश के नाखून लें और ज़रा इस तरफ नज़र दौड़ाएं कि CDR कुछ कह रही है और आपका तफ्तीशी जिसको आपने SHO लगा दिया मदीना टाउन का, अगर वो अभी भी SHO है वहाँ पर, तो खुदा के वास्ते उसको वहाँ से हटाएं, वरना वो मदीना टाउन की आवाम के साथ भी यही कुछ करेगा जो वो यहाँ पे करता गया है। और इसके अलावा फिर ये जो गांव वाले जो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, इनको भी पता चल चुका है कि आपकी पुलिस जो है वो किस तरह से अपना किरदार अदा करती है। अब देखना ये है कि इनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। अभी हम अहले खाना से भी बात करेंगे और इसके अलावा जाए वकूआ पर भी आपको लेके चलते हैं। और उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि थाना ठिकरी वाला की इंतज़ामिया, उनके SHO साहब जो हैं उनसे बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई आपने अभी तक क्या तफ्तीश की है। आप अगर अबूरी ज़मानतों पर हैं बंदे तो अनकरीब उनकी तारीख़ लगेगी, ज़मानतें उनकी 302 की ज़मानतें कौन सा उनकी मंजूर हो जानी है, वो खारिज हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या रद्द अमल होगा और क्या कुछ होगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उस वक्त ज़फ़र औरा साहब थाना ठिकरी वाला के SHO थे नहीं, उस वक्त कोई और थे, तो वही शाह साहब, और वो थे और लेकिन अब वो वहाँ पे नहीं हैं। तो देखने की बात ये है कि ज़फ़र औरा साहब बात भी करते हैं नहीं, लेकिन इनका जो तफ्तीशी है वो है आसिफ, और आसिफ इस वक्त थाना मदीना टाउन का SHO लग चुका है। ये इस केस की पूरी सूरत हाल है। अब मज़ीद आगे चलते हैं ताकि हक़ाइक़ सामने आए। इस वक्त हम उस्मान के घर में मौजूद हैं, उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आमतौर पे बाप को या भाई को पता नहीं होती, जो माँ को पता होती हैं। और उमैर के साथ जो उसके पहले, इस वाक़े से पहले जो कोई चपकलिश थी, जो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, उस बारे में कभी उसने घर में आके बताया हो, या आखिरी बार जब वो घर से निकला है तो वो जो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो CDR में या वाक़यात की रूह से तो वो साबित नहीं हो रहा। लेकिन इसके अलावा जब उस्मान यहाँ से दुकान के लिए निकला था तो उस वक्त उन्होंने आखिरी बार इनसे क्या बात की थी वो हम पूछ लेते हैं। ये जो उमैर है लड़का, इसके साथ पहले भी वो बता रहे थे उस्मान के वालिद साहब कि इनके साथ पहले भी कोई चपकलिश थी, कोई छोटी मोटी लड़ाई या इस तरह की मुँहमारी होती रही थी। तो उस हवाले से उस्मान ने आके घर में बताया था? कोई नहीं बताया, कभी भी नहीं कि जी मेरी इस तरह से लड़ाई हुई, या कभी नहीं उसने ये जिक्र किया। वैसे आप शुरू से इसी गांव में रह रहे हैं? हाँ जी, शुरू से। तो वैसे पता है आपको कि उस्मान किस कैटेगरी का बंदा था पहले? माशाल्लाह, ये देखो मेरे बेटे की कैटेगरी, ये देखो हाफिज कुरान है, आप तारुल कादरी वाले का मरीज है। आज ये देखो सब तस्वीरें, आज ये देखो मेरे बेटे दी, ये देखो ये हिफज माशाल्लाह हाफिज कुरान है। मैं ये वास्ते कुरान चुकन वास्ते भी अपने बेटे वास्ते तैयार हाँ। देखो ठीक है, छोड़ दीजिए। मेरा बेटा बेगनाह सी, मेरा बेटा बेकसूर सी, बेगनाह ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਘਰੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾੜ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੌੜ ਲੱਗਣੀ ਆ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਵੀ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਗਰਮ ਕਰਵਾਇਆ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਚਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ 11:15 ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਆ ਕਿਚਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੀ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੂਸਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਹੱਸਣ ਡਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਦਾਂ ਚਮਕਣ ਡਿਆ, ਵਾਲ ਚਮਕਣ ਡੇ, ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਚਮਕਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੈਲ ਆਈ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ,
ਤੇਲ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਚਮਕਣ ਡਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਦਾ ਗਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਜਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਕਿ ਉਮਰ ਪੁੱਤ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਲੜਨ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 11:15 ਘਰੋਂ ਗਿਆ, 12:30 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ, ਬੇਗਨਾਹ ਸੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸੀ। ਆ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਦਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਮਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ 21 ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਗਿਆ ਉਮਰਾ ਕਰਨ। ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਈਦ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਤਲ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਾਤਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਛੜਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं दसिया। बस मैंने उदों ही पता चलिया जिस वेले तंबू घनाता इत्थे लग गई कि आपने उस्मान की वालदा की ज़ुबान से जो कुछ सुना है उससे शायद कोई भी यकीन ना कर पाए कि उनका बेटा जो था वो कितना इस मुआशरे के लिहाज से, इस गांव के लिहाज से एक शरीफुन्नफ्स इंसान था जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है। और अब वो चाहती हैं कि इंसाफ मिले और वो कातिल जिन्होंने उनके बेटे को, उनके जवान बेटे को कत्ल किया है, उनको भी उसी तरह से किसास की सूरत में उनकी जानें ली जाएं जिस तरह से उनके बेटे के साथ हुआ है। जिस तरह से वो रो रही हैं उसी तरह से। और अब मज़ीद ये है कि उनका रूम देखते हैं और रूम देखने के बाद फिर हम जाए वक़ुआ पर भी जाएंगे। वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं कि किधर से किस तरह से मुल्ज़िमान आए, उन्होंने किस जानिब से फायरिंग की और उस्मान कहाँ पे खड़ा था, वो सारा मंज़र आपको दिखाते हैं। और उसके बाद हम ये सवाल छोड़ देंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर, क्योंकि अभी जो SHO साहब हैं ठीकरी वाला थाना के, वो ज़फ़र औरा साहब हैं। उससे पहले जो वहीद साहब थे उन्होंने ये FIR दर्ज की थी। और अब जो 4 मुल्ज़िमान हैं वो अबूरी ज़मानत पर हैं। लिहाजा पुलिस जो है उनसे हमने रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अपना वर्जन देने से इनकार किया है। तो इसी प्रोग्राम के दौरान ही हमने ये कंफर्म कर लिया कि क्या वो हमसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। आसिफ साहब जो इस मुकदमे में तफ्तीशी थे वो इस वक्त थाना मदीना टाउन में SHO लग चुके हैं और वो तो किसी सूरत भी बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जितना उन्होंने ये देख लिया है, जो कुछ उन्होंने अब तक कर लिया है, ऐसी सूरत में वो किसी सूरत भी हमारे कैमरे के सामने नहीं आएंगे। लेकिन आपको अभी इस वक्त रूम दिखाते हैं उस्मान साहब का और उसके बाद फिर हम जाए वक़ुआ पर लेकर जाएंगे और फिर हम आपके सामने सारा केस रख देंगे और देखेंगे कि मज़ीद इनको इंसाफ मिल पाता है या नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हम उस्मान साहब के रूम में मौजूद हैं। ये उनका बेडरूम है और शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, तकरीबन कोई 1.5 साल हुआ था। और उसके बाद उन्होंने ये रूम बनवाया था और यहाँ पे वो रिहाइश पजीर थे। कासिम साहब, मुझे ये बताएं कि इस रूम में वो रहते थे और ये जो ख़ास तौर पे ये जो हेलमेट है ये क्यों पड़ा हुआ है यहाँ पे? सर हेलमेट सर जिस दिन छोटे भाई की डेथ हुई है मौके पे सर अभी उन्होंने हेलमेट पहना, जैसे शटर उठाया है ना, हेलमेट सर उन्होंने पहना हुआ था, मास्क सर लगाया हुआ था। सर बाद में जब डेथ हो गई है छोटे भाई की, बैंक से कोई बुजुर्ग निकले हैं, उन्होंने कहा कि इनके लिए ना सांस ज़रा ईजी हो, उन्होंने सर हेलमेट उतारा है। सर मास्क भी पहना हुआ था। सर बस उसी की याद में उसकी चीज़ें सर हमने इकट्ठी रखी हुई हैं। उसकी चीज़ें सर हमने इकट्ठी रखी हुई हैं। ਭਰਿਆ ਹੈ ਸੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਕੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ। ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੀ ਇੱਧਰ ਉਹ ਪਈ ਆ ਚੇਅਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। आपने दास्तान सुनी है, उसके मुताबिक तो यही होगा कि शायद ही कभी इनकी ज़ुबान से पंजाब पुलिस के लिए कोई अच्छा लफ्ज़ निकलेगा अनटिल अनलेस के
जो आप ये मुकदमा अब जाएगा अदालत में, लेकिन देखना ये है कि क्या प्रोसिक्यूटर इसको बेहतर अंदाज में तैयार करते हैं या नहीं करते हैं। जितना ज़्यादा ताकतवर मुकदमा प्रोसिक्यूटर तैयार करके अदालत में पेश करेगा उतना ही इनका मुकदमा स्ट्रॉन्ग होगा और उसी मुनासबत से चलेगा। लेकिन अभी फ़िल वक्त तो इनके जो मुलजिमान हैं वो अबूरी ज़मानतों पे घूम रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं। उनकी ज़मानत ख़त्म होगी, उनकी गिरफ़्तारियाँ अमल में आएंगी, उसके बाद उनके चालान जो हैं वो तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद चालान उनकी अदालतों में सबमिट होंगे, क्योंकि अभी तो वो अबूरी ज़मानतों पे हैं। तो चालान जब उनके लगेंगे और उसके बाद उनके जो ट्रायल हैं वो चलेंगे, फिर ही सूरत हाल का अंदाज़ा होगा कि कौन अब मज़ीद तफ्तीश करता है, क्योंकि वो तो तफ्तीश छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन मज़ीद जो आगे जो तफ्तीशी होगा वो किस हद तक इनका साथ देगा, किस हद तक इंसाफ को राइज करने के लिए, इंसाफ कायम करने के लिए ये तफ्तीश करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब जाए वक़ूआ पर चलते हैं, वहाँ पे जाके आपको वो दुकान दिखाते हैं जहाँ पे हाफिज़ उस्मान साहब का कत्ल हुआ। नाज़रीन, इस वक्त हम जाए वक़ूआ पे मौजूद हैं और हमारे साथ कासिम साहब हैं, हाफिज़ उस्मान साहब के भाई हैं, और ये हमें बताएंगे कि वक़ूआ पेश कैसे आया था। कासिम साहब, ये अकब में दुकान है जो दुकान किराए पर ले रखी थी हाफिज़ साहब ने, ठीक है। अच्छा, कहाँ से मुल्जिमान आते हैं, कैसे पता चला कि अंदर कोई है नहीं है, और इर्द गिर्द की दुकानें खुली थी या नहीं खुली थी, ये सारा बताएंगे। सर जुमे का दिन था, दुकानें सर बैंक में सर लोग अपने बिल वगैरह जमा करवा रहे थे, एटीएम से सर लोग पैसे वगैरह नेशनल बैंक के साथ? सर नेशनल बैंक के साथ में, ठीक है। सर अपना छोटा भाई जैसे सर उसने आया है ना, उसने शटर उठाया है सर, अच्छा। मुल्जिम सर पीछे सर एक दिन पहले उन्होंने दीवार तोड़ी है अंदर से, ठीक है सर वो पीछे उनका घर है, अच्छा। पीछे से सर अंदर आके वो मुल्जिम बैठे हैं सर अंदर, ठीक है। सर जैसे सर छोटे भाई ने शटर उठाया है, हेलमेट सर उसने पहना हुआ है, हाँ। मास्क उसने लगाया हुआ है, सर शटर उठाई है सर, अंदर से उन्होंने 2 फायर कर दिया फौरन, ठीक है। सर वो पहला फायर छोटे भाई को सर ये कोनी पे लगा है, वो सर जैसे बंदा सर लड़खड़ा के ना सर ऐसे ही छोटा भाई पीछे को गिर गया, ठीक है। सर फिर लोग देखते हैं इधर, सर जो हमारे गवाह है सर वो सामने चौधरी कॉर्पोरेशन की वो दुकान दुकान है, ठीक है। सर उधर आके सर उन्होंने देखा है, सर 2-3 लोग सर अंदर से निकले हैं, हाँ, सर 1-2 बंदों ने फायर मारे हैं, ज़ाहर ने सर इधर फायर मारा है, हाँ। अब्दुल शाह ने फायर इधर मारा ठीक है, है। सर अमजद सर मुसल्ला राइफल साथ खड़ा है, हाँ। उसने हवाई फायरिंग की है, और जो सजाद है सर वो भी साथ ही मौजूद है, उसके साथ हार में पिस्टल सर मौजूद है, ठीक जिसमें है। सर आम लफ्ज़ में मोजर वगैरह कहते हैं ना, हाँ। सर वो जाते हुए बहुत लोग सर देख रहे हैं, कज़न ने सर देखा है, वो जाते हुए छोटे भाई को पाँव में फेंक के गए हैं, ताकि सर हम ये कल को क्लेम कर सकेंगे इसके पास कुछ इसके असला हाथ में भी मौजूद कोई था। असला वगैरह सर था? हालांकि खाली हाथ मौजूद था। सर देखिए किसी बंदे ने सर हेलमेट पहना हो, मास्क पहना हो, सर वो कैसे ये चीज़ें अपने पास रख सकता है। नाजरीन, ये वो सारी सूरत हाल है। और उसके बाद फिर हाफिज़ उस्मान साहब की लाश कहाँ पे गिरी थी? सर इस जगह पे सर मेरे पास पिक्चर ही मौजूद है, हाँ। सर छोटे भाई की लेग्स फोल्ड हो गई हैं, हाँ। ऐसे वो पीछे को गिर गया है, हाँ, ठीक है, तो ऐसे सर उन्होंने बाहर आके फायर मारे हैं सर इन्होंने, सही, ठीक सर है, इधर लाश पड़ी हुई थी। ठीक। नाजरीन, ये वो जाए वक़ूआ है, यही वो दुकान थी, ये ट्रैवल एजेंसी थी जो उस्मान साहब चला रहे थे, और इसके अकब में जो घर है वो जाहिद साहब का ही घर है, जो जाहिद मुलजिम है, और उसके साथ जो बाकी साहिब कहना तो नहीं बनता खैर, लेकिन जाहिद और उसके जो बाकी हवारी हैं वो मुलजिमान जो हैं उनका पीछे घर है, और उन्होंने पीछे से दुकान तोड़ी थी, और तोड़ने के बाद फिर उन्होंने जैसे ही उस्मान ने शटर उठाया तो उन्होंने फायरिंग कर दी, और ये वो वाक़या है। इस वक्त हमने का सारा वाक़या आपके सामने रख दिया है। पंजाब पुलिस से रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, और ये आप देख सकते हैं कि शीशे भी टूटे हुए हैं। तो अब देखना ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी पंजाब पुलिस जो है, वो आने वाले वक्त में सही अंदाज में इंसाफ की गरज से तफ्तीश करती है या नहीं। क्या हमारे CPO साहब जो हैं वो जिन लोगों को मार्क कर रहे हैं, क्या वो भी ईमानदार हैं, या वो भी इसी तरह से पैसे लेके दाएं बाएं हो जाएंगे? क्योंकि इनका मानना ये है मुबैना तौर पे 40 से 50 लाख रुपया आसिफ साहब जो इस वक्त मदीना टाउन थाना के SHO हैं उन्होंने लिया है, और उन्होंने ही उस तफ्तीश की वो एक ज़िमनी जो उन्होंने लिख के दी है, जिसमें उन्होंने सारे का सारा केस ही उलट दिया है। उन्होंने 40 से 50 लाख रुपया लिया है, ये इनका मानना है। अब देखना ये है कि जो अगला तफ्तीशी आया है वो किस किस्म की तफ्तीश करता है, और अबूरी ज़मानतें तो पहले ही कोरोना की वजह से ना सुनी जाती हैं, ना उनके ऊपर फैसले हो रहे हैं, तो 40-40, 50-50 दिन तक जो मुल्जिमान हैं वो दंदनाते फिरते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आने वाले वक्त में देखेंगे कि हाफिज़ उस्मान को और उसके अहले खाना को इंसाफ मिल पाता है या नहीं।
11 110.